Hello student, good morning all of you. Welcome to BK Educational Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा कि जैसा कि हम क्लास 10th में अब तक हमने फोर चैप्टर समाप्त किया। एक्चुअली क्या है, चैप्टर नंबर 1 का ही हमने देख रहे थे। तो चैप्टर नंबर 1 में देखा जाए तो उसमें 4 सेक्शन थे, जिस चारों सेक्शन के हमने क्या किए हुए, जिसमें 4 सेक्शन थे, उस चारों सेक्शन को हमने क्या हुआ स्टडी किए हुए। जो पहला सेक्शन था उसको हमने न्यूट्रिशन कहा था, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें डाइजेशन भी पढ़ा था हमने, उसी का पार्ट था बेटा। दूसरा जो सेक्शन था वो रेस्पिरेशन था, तीसरा जो सेक्शन था वो सर्कुलेशन था, और लास्ट वाला जो पोर्शन हमने पढ़ा हुआ था वो क्या था, एक्सक्रेशन था। और सारी की नोट्स हमने आपको प्रोवाइड करवा दी। क्लियर हुआ? तो नोट्स आप बना लीजिए, क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आज का जो लेक्चर हमने बताया था कि आपको नया चैप्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमको बेटा आज से ये समझना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर्स में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जैसे हमने बताया कि बायोलॉजी का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर में से सारे चैप्टर्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, क्योंकि आगे की जो हर क्लास में आप एंट्री करोगे सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। यहाँ पे उसके फंडामेंटल चीज़ें जा रहे हैं, वहाँ पे हम आपको डिटेल में आपको डिस्क्राइब करके बताएंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर्स को। और हाँ, ध्यान रखिएगा, हमने जो चैप्टर्स खत्म किए मैं पहला बार, उसका हमने कुछ क्वेश्चंस आपको रखे हुए। हमने वो क्वेश्चंस आपको क्या करूँगा बेटा, मैं पीडीएफ फाइल तैयार करके आपको क्वेश्चंस आपको मैं दे दूँगा, और उस क्वेश्चन को क्या करिएगा, हल करके अब दोबारा से हमको क्या करिएगा, दे दीजिएगा। जितना हो सके उतना हल करिएगा, क्योंकि जितने भी पढ़ाए हमने वो सारे उसी के क्वेश्चन रहेंगे। अब उसमें क्या करना है बेटा आपको, कि हमको वो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें, इसके फंडामेंटल चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे आपको दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये पॉइंट आपको क्या इंडिकेट करती है, चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या हुआ, तो सारी चीज़ें हम बताते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन टाइप का आपको लिखा होगा, समझ नहीं पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे आपको क्लियर समझा देंगे, क्लियरली हो जाओ। ठीक है, अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या क्या कहना चाहती है इंसान या इंसानी क्या करती है। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं हम सब लिविंग बींग्स में जितने भी सजीव होते हैं, उसको हम पिछले क्लासेस में हम जानते हैं, पढ़े होंगे कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे ग्रोथ करना या फिर आपको जो मेंटलिटी होती है, क्या इनकी वजह से इंडिकेट होता है कि ये लिविंग बींग्स है। यदि देखा जाए कि जिनमें यदि ग्रोथ ना हो तो क्या वो लिविंग बींग्स नहीं हो सकते। तो सारे फंडामेंटल कैरेक्टर हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमको नर्वस सिस्टम करना है, तो ध्यान रखिएगा इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, क्योंकि किसी भी चीज पे नियंत्रण होना बड़ा आवश्यक है। अनकंट्रोल रहेगा बेटा तो वो सारी चीजें नहीं होगी। तो हमारी बॉडी में जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, उसको कंट्रोल होता है। और हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यू होते हैं या फिर आर्गन होते हैं, उनमें बेटा वो कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल से, सारे एग्जांपल वगैरह इन शादी का छोड़कर हम एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या करते हैं कि यदि आप साइकिल चलाते हो, ठीक, देखा हुआ ना बेटा, साइकिल चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हो, साइकिल चलाने के दौरान आपकी आईज जो होती है वो सीधे सीधे रास्ते पे रहती है, देखती हैं, इन्फॉर्म करती हैं बाहर के उद्दीपन को। उसको आपको देखकर वो सेंस करते हैं कि आपको किस साइड में जाना है, किधर ले जाना है। आपका जो हाथ होता है वो किस पे होता है, हैंडल पे। वो डिसाइड करता है कि वो किस तरफ आपको मूवमेंट करवाना है। फिर उसके बाद आपको क्या होता है, जो पैर होता है आपका वो पैडल पे होता है, वो उसको क्या करता है, प्रेशर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो बढ़ती है। लेकिन अचानक में कोई व्यक्ति अगर आ जाए तो आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, आपका ऑटोमेटिकली अचानक में अगर कोई व्यक्ति आता है तो ऑटोमेटिक आपका क्या होता है, जो हाथ होता है वो ब्रेक लग जाएगा उस पर। ऐसा तो नहीं होता कि ब्रेक लग गया और आपका पैर चलता रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एग्जैक्टली क्या होता है, जैसे आपने कंट्रोल किया, हाथ आपके हैंडल पे गया, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, और उसके एक बिल्कुल सामंजस्य में उसका पैर भी क्या होगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि हमने हैंडल ब्रेक ले लिया और पैर मारते रह गए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हर एक ऑर्गन जो होता है अपने आप में कोऑर्डिनेट रहता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन चलता है तो उसी को कहते हैं बेटा समन्वय, एक दूसरे का आसमंजस बिठा के चलना। तो कंट्रोल तो कर ही रहा है,
और उसका क्या रहता है, समन्वय करता है। तो हमारी बॉडी में भी ऐसे सिस्टम पाए जाते हैं जो कि हमको कंट्रोल करते हैं और उसका संचालन भी करते हैं और कोऑर्डिनेशन भी बैलेंस बना कर चलते हैं। सारे ऑर्गन का क्या होता है, एक टिश्यूज का एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना देता है। उसी इस चैप्टर्स में वही सब पढ़ना है, उस चीज़ों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो आपको दो तरह से होता है। एक तो होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा जो होता है वो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन दो तरह से आपको करना पड़ेगा। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो तरह से होगा। पहला नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरा था केमिकल कोऑर्डिनेशन। आपको दो पढ़ने हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के द्वारा देखेंगे इसके कंट्रोल कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे एक कैरेक्टर होता है जीवधारियों में, जीवधारियों में एक कैरेक्टर होता है कि किसी भी अपने वातावरण से वो असमंजस बिठा के चलते हैं। असमंजस बिठा के मतलब ये होता है कि हमारे वातावरण में, वातावरण का होने वाले जितने भी वातावरण में परिवर्तन होते हैं वो सारे क्षमता होती है उसको सेंस करने की, जीवधारियों को सेंस करने की। तो जो वातावरण में परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं बेटा उद्दीपक, उसको कहते हैं स्टिमुलस। और उसके अकॉर्डिंग क्या करती है हमारी बॉडी हो या फिर जीवधारियों की जो बॉडी होती है वो आपको रिस्पॉन्स करती है। जैसे आपको सपोज दैट करो कि आपका ठंड का मौसम जैसे ही आता है तो आप क्या करते हो, गर्म कपड़े ऊनी कपड़े पहनने लगते हो। सॉरी, सर्द का मौसम जब आता है, गर्मी का मौसम जैसे ही आता है वो ऊनी कपड़े सारे रख देते हो। मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। आपको पता चलता है, आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है इन टिश्यूज के द्वारा, तो वही सारी चीजें हमको क्या करनी है यहाँ पे स्टडी करनी। वो कैसे जीवधारियों में होता है तो हम देखेंगे। यदि जीवधारियों में देखा जाए तो पॉइंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा बेटा। यदि देखा जीवों में बाह्य व भीतरी वातावरण के बीच संतुलन या तालमेल बनाए रखने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, नियंत्रण कहते हैं या फिर होमियोस्टैसिस कहा जाता है। एक वर्ड याद रखिएगा कि जीवधारियों को बाह्य वातावरण और अपने अंदर के वातावरण से आपको असमंजस या तालमेल बिठाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, आपको नियंत्रण कहते हैं या फिर होमियोस्टैसिस कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एक वर्ड याद कर लीजिएगा, होमियोस्टैसिस। क्या हमने कहा, होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस क्या कह रहा है, तो ध्यान रखिएगा जीवधारियों का ऑर्गेन्स का अपने बाह्य वातावरण और अंदर के वातावरण में को रिलेशन रखने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, आपको होमियोस्टैसिस कहा जाता है। क्लियर हो गया होमियोस्टैसिस के बारे में। अब आपको जानना है कि जंतुओं में जो होता है जीवधारियों की, सबसे पहले आपको एनिमल्स के बारे में देखेंगे, जंतुओं के बारे में कि एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, फिर हम पौधों के बारे में अलग से देखेंगे। तो कोऑर्डिनेशन हमको पढ़ना है क्या, एनिमल को, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ एनिमल्स के बारे में बताना। यदि देखा जाए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ध्यान रखिएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उनके पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है, अर्थात उनकी सिंगल सेल, जैसे अमीबा को देख लिया जाता है पैरामीशियम की, तो उसके सेल के अंदर पाए जाने वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में 9th में, तो वो सेल ऑर्गेनेल्स से ही क्या करते हैं, उसको चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं। तो उसमें कोई नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। जबकि मल्टी सेलुलर में आपको दो तरह से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। वो दो तरह से कोऑर्डिनेशन कौन कौन से होता है, तो हमने आपको लिखते हुआ है, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो पहला हम स्टडी करते हैं, आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में करते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ध्यान रखिएगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा, आपको कहा जाता है नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस
सिस्टम। जंतुओं में एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेटा नर्वस सिस्टम, या हिंदी में कहते हैं तंत्रिका तंत्र। उसी के डिस्कस करना पूरा डिटेल में ध्यान रखिएगा कि जंतुओं में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें आपको क्या होता है, नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। और ध्यान रखिएगा सबसे फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम की जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी आपको सिलेंट्रेट में। जब हम क्लासिफिकेशन 9 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको हो सकता नहीं पता होगा, लेकिन नोट डाउन कर लीजिएगा। सिलेंट्रेटा में पहली बार हाइड्रा में डिस्क्राइब हुआ था, नर्वस सिस्टम को खोजा गया था। क्लियर बात? तो वहां से धीरे धीरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिला कि नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे बना होता है, तो जनरली देखा जाए कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यूज पाई जाती है, और नर्वस टिश्यूज को बनाने वाली आपको क्या होती है, नर्व सेल्स पाई जाती है। तो उसको हम ध्यान से पढ़ना है। तो हमने देखा हुआ टिश्यूज भी समझा हुआ, सेल्स के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो उनमें सबसे छोटी यूनिट जो होगी इसकी नर्वस सिस्टम की वो होती है बेटा न्यूरॉन। क्या कहते हैं उसको, न्यूरॉन कहेंगे, जिसे कहेंगे तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका, या फिर उसे कहते हैं नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल। और हमने जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दे रखा हुआ ये बेटा आपको एक नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर है। नियर अबाउट 1.5 सेंटीमीटर मीटर से लेकर 2 मीटर लॉन्ग तक हो सकती है आपको नर्वस सिस्टम। याद क्या दिया जाए तो एनिमल्स में सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है आपको न्यूरॉन्स होती है। क्लियर हो गया? न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका होती है, लार्जेस्ट सेल होती है न्यूरॉन्स, लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल। एनिमल्स में सबसे लंबी जो कोशिका होती है न्यूरॉन सेल। ये ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन सेल का काम क्या होता है कि ये बाहरी उद्दीपन को, स्टिमुलस को क्या करते हैं बेटा, रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। रिसेप्टर ऑर्गन कैसे, इस रिसेप्टर ऑर्गन अगर देख लिया जाए तो आईज हुई, हमारे स्किन हुई, तो ये इन सब से क्या होती है, वो एक्सेप्ट करते हैं उस स्टिमुलेंट को, और वो आपको क्या होते हैं बॉडी के अंदर पार्ट तक आपको ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसका क्या करते हैं, संवहन करते रहते हैं जो हमारे उद्दीपन होते हैं। ठीक है, तो उस उद्दीपन को आपको ध्यान रखिएगा कि वो आपको न्यूरॉन्स के द्वारा ही होता है, और ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर था। अब ध्यान रखिएगा न्यूरॉन सेल जो होती है, ध्यान रखिएगा वो भ्रूणी अवस्था में ही क्या होती है, बन जाती है, और उसके बाद वो बेटा क्या होती है, वो डिवाइडेशन नहीं करती। न्यूरॉन सेल से बॉडी में हमारी ऐसी एक सेल्स है जो कभी डिवाइड नहीं करती, तो वो होती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स कभी डिवाइड नहीं करती, ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखिएगा उसमें सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। एक सेल ऑर्गन्स का पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रियोल, वो सेंट्रियोल न्यूरॉन्स में नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वो डिवाइड नहीं करती। वो भ्रूणी अवस्था में जितनी बनी रहती है उतनी ही बनी रहती है। इसलिए आपको क्या करना है, तो ध्यान रखिएगा मेडिकल टर्मिनोलॉजी में न्यूरॉन्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सेल हमारी बॉडी की डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है, जिसकी वजह से इतनी क्षमता होती है कि बेटा आप सपोज दैट करिए हमारा जो ब्रेन होता है वो आपको इन्हीं न्यूरॉन से ही मिलकर बना होता है। हमारा ब्रेन सारे सिस्टम को संचालित कर रहा है, तो कौन कर रहा है, वो न्यूरॉन्स कर रहे हैं। इनके पास एक विशिष्ट प्रकार की क्या होती है, क्षमता होती है इन कंपेरिजन टू अदर सेल्स। अदर टाइप्स की जो सेल्स होती है टिश्यू होती है उनसे अलग क्षमता होती है। तो ध्यान रखिएगा हमारे ब्रेन के पास भी इन्हीं से बना होता है, न्यूरॉन से। ब्रेन हुआ, स्पाइनल कार्ड हुए, और बॉडी में पूरी जाल बिखरा रहता है इन्हीं सेल्स का, न्यूरॉन्स का, और ये मिलकर सारे जो नर्वस टिश्यू होती है वही फॉर्मेशन करती है, बनाती है क्या, नर्वस सिस्टम। तो हमने न्यूरॉन्स देख लिया, न्यूरॉन्स का कुछ हद तक हमने कैरेक्टर भी देख लिया। अब न्यूरॉन्स का ये स्ट्रक्चर देख लो, न्यूरॉन्स में क्या क्या, न्यूरॉन्स आपको क्या होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो हमने आपको लिख चुका होगा कि न्यूरॉन्स में 3 पार्ट्स होते हैं बेटा। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम साइटॉन। ध्यान रखिए कहीं लिखा होगा, ये जो भाग आपको देखेंगे जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है और यहाँ पे होता है, हमने लिखा होगा आपको साइटॉन। तो साइटॉन के अंदर ही पास में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर आपको क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म आपको पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये साइटॉन हुआ नर्वस सिस्टम का सबसे फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो पार्ट अगर डिवाइड किया जाए तो वो पाया जाता है आपको कौन सा, डेंड्राइट्स होता है, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट।
डेंड्राइट्स पाया था। देखिए इस स्ट्रक्चर में हमने डेंड्राइट्स कहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे। मेनली इसका एक ब्रांच जो होती है उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, और ये कई ब्रांच में पतली पतली शाखाओं में आपको क्या होता है, विभक्त होता है बेटा, वो विभाजित होता है, दैट इज कॉल्ड एज द डेंड्राइट्स। उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स भी कह सकते हैं। ध्यान रखें उसकी जो पतली शाखाएं होती हैं उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक, क्लियर हुआ। और लास्ट वाला इसी साइटान से एक लंबा सा जो डेंड्राइट्स होगा वो बहुत लंबा सा क्या होता है बेटा, लेंथ में सबसे हाईएस्ट होगा, वो आपको फॉर्मेशन करेगा, और उसका लास्ट सिरा जो होता है वो हमारी मसल से आगे क्या होता है, अटैच रहता है। जितना भी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। जिस तरह से हम अपने हाथ पैर को हिलाते हैं या फिर दौड़ना हुआ तो हम अपने पैर को बढ़ाते हैं, तो सारे क्या होते हैं, इनकी वजह से ही होता है। ये जब तक हमारा ब्रेन इनको इन्फॉर्म नहीं कर सकता तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। अर्थात कोऑर्डिनेशन या कंट्रोल जो होता है वो किसके पास आपको है, इन्हीं न्यूरॉन्स के पास रहता है। अब देखिए कि उसका लास्ट सिरा कहाँ से निकला हुआ, तो हमने बताया देखिए यही साइटान से निकला हुआ एक बड़ा सा सिरा हुआ है, ये आपको लास्ट सिरे में विभक्त रहता है, और आके देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मसल्स, ये मसल से अटैच होता है, और इसका यही सिरा जो लंबा सा होता है उसको बोलते हैं बेटा एक्सॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा ये एक्सॉन हुआ। और इसमें क्या होता है, कुछ बीच बीच में हमने सीट लाइक स्ट्रक्चर दिखा ना, ये इसको बोलते हैं माइलिन शीथ बोलते हैं। तो उतना ज्यादा डीप में हमको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब इंटर फार्मिंग में आपको पढ़ाएंगे बेटा, इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल में आपको पढ़ा देंगे, यही चैप्टर वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम फंडामेंटल चीजें समझ रहे हैं, लेकिन जैसे आप इंटर फाइनल में जाओगे या फर्स्ट ईयर में जाओगे, यही लेक्चर्स आपको वहां पे दूंगा, तो बेटा बहुत सारे ब्रॉडर स्पेक्ट पे दूंगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमको सिर्फ समझना क्या है कि नर्वस सिस्टम में क्या हुआ, मिला आपको न्यूरॉन्स, ये सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे लार्जेस्ट सेल इन एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग में कह सकते हो। इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, साइटॉन, डेंड्रॉन, और थर्ड वाला पार्ट हम नहीं होता है बेटा, थर्ड वाला पार्ट आप लिख लो क्या, एक्सॉन। ये कभी कभी पूछे जाते हैं। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, तीनों पार्ट आपको पूछे जाते हैं, और पूछा जाता है कि न्यूक्लियस किस पार्ट में रहता है। तो ध्यान है साइटॉन में ही क्या होता है, आपको न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर हमने साइटॉन बताया ना, साइटॉन के पास आपको क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब बात आती है इसकी, ये इसका जो एक सिरा होता है, चलिए ध्यान सुनिएगा, इसका एक सिरा, अब एक ही सेल ऐसी लंबी सी नहीं है कि वो ब्रेन तक पहुंच गई है और वो उसको इन्फॉर्मेशन कर रही है। तो हमने बताया कि लगभग इसकी लेंथ आपको हमने बताया कि 1.5 से लेकर 2 मीटर लॉन्ग हो सकती है। हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेलों में से एक गिनी जाती है, तो 1.5 से लेकर 2.5 मीटर्स लॉन्ग तक हो सकती है। तो ये एक ही नहीं पाए थे, इनका जाल बना होता है, नेटवर्क बना रहता है हमारी बॉडी में हर जगह पे। तो अब क्या होता है इसका कि कंडीशन, इसका एक सिरा तो मसल से होता है, अटैच होता है। ध्यान सुनिएगा, एक सिरा कौन सा वाला सिरा, एग्जाम का सबसे लास्ट सिरा जो होगा वो हमारी मसल से अटैच रहेगा, और इसका जो साइटान वाला सिरा होता है ये साइटान बीच में रहेगा, और ये वाला जो पार्ट होता है डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स क्या होता है, अंदर न्यूरॉन्स वाली सेल से अटैच रहती है। आपको एनसीईआरटी में कभी-कभी देखिए, एनसीईआरटी का एक फिगर मैं आपको दिखाता हूं, बेटा ड्रा नहीं करने में थोड़ा टाइम जाएगा, वो एनसीईआरटी का फिगर देखो एग्जैक्टली समझ में आएगा। ये देखो न्यूरॉन्स का ये बनाया हुआ है, ये देखो मसल से आके ये डेंड्राइट्स बिल्कुल जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये अटैचमेंट कैसे हुआ है इन सेल से, कैसे रिस्पेक्ट करता है उसको हम देखेंगे आपको लेक्चर में। तो इसमें क्या हुआ कि एक सिरा यहाँ पे मिला। अब डेंड्राइट्स के इतने इतने साइटान पार्ट्स होते हैं, तो डेंड्राइट्स जो होता है दूसरा जो न्यूरॉन से मिलती है, क्योंकि आपको एक ही सेल हमने बताया होता नहीं, उसके बाद 2, 4, 6 बहुत सारी सेल्स का क्या होता है कि न्यूमरस नंबर्स में आपको सेल्स होती है, वो जैसे ही अटैच होती है, the attachment of the two neurons in between the two neurons, this junction is called as the synapse। ये कई बार मेरे एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, हमने वर्ड लिया सिनेप्स का, क्या बताया हमने, सिनेप्स, ये वर्ड आपको ध्यान रखिएगा। The junction in between the two neurons is called as the synapse। दो न्यूरॉन सेल्स के बीच का जो जंक्शन होता है, जो प्लेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, सिनेप्स कहते हैं। तो क्लियर हुआ, सिनेप्स क्या होता है वो हमने देखा, ठीक है। न्यूरॉन्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ये स्टिमुलस को क्या करता है, एक्सेप्ट करते हैं और हमारे ब्रेन तक आपको क्या होता है, पहुंचाया जाता है। आगे की पॉइंट देखते हैं कि इसके फंक्शन के आधार पे, न्यूरॉन्स के फंक्शन के आधार पे ये 3 टाइप्स की होती है। ध्यान सुनिए, ये फंक्शन के आधार पे हम टाइप्स भी देख लेते हैं पूरा। फंक्शन के आधार पे ये 3 टाइप्स की होती है, तो कौन कौन सी होती है वो देखिएगा, कौन कौन सी होती है, वो 3 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। फर्स्ट, पहला जो होता है उसको बोलते हैं बेटा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन।
दूसरा जो होता है उसको बेटा बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन। और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं बेटा, जो थर्ड आपका पाया जाता है उसको बोलते हैं हम इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स, ये डाउन नोट कर लीजिएगा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, साइड वाली बुक में दिया हुआ। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। ध्यान से सुनिए, ये हमने स्ट्रक्चर तो बना दिया एक ही टाइप का, ये अलग अलग टाइप्स होती है फंक्शन के आधार पे, कार्य के आधार पे। जैसे बाहर से जो भी उद्दीपन मिलता है, जो कंट्रोल करने वाला होता है वो हमारा ब्रेन होता है। और ध्यान रखिएगा कि जो नर्वस सिस्टम होता है ये दो टाइप्स का होता है। वैसे जनरली आपको बुकों में अलग अलग टाइप्स के लिखा हुआ, 3 टाइप्स भी दिए होंगे, तो वो हम देखेंगे 3 टाइप्स के। जनरली क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सेंट्रल न्यूरॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है बेटा आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा होता है सॉरी 3 टाइप्स के नर्वस सिस्टम होते हैं। तो हमने बताया आपको नर्वस सिस्टम जो होगा वो कितनी टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स का। जैसे हमने सेल्स को बताया 3 टाइप्स का, उसी तरह से नर्वस सिस्टम भी, नर्वस सिस्टम भी आपको होता है 3 टाइप्स का। एक होता है, एक बार लिख लो इसको पहले हम लिखने के बाद आपको बताएं, ठीक है। टाइप्स आपको देख लो, यहाँ पे लिखो, इसको बेटा ना क्या करो आप यहाँ पे लिखो नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कितने टाइप का होता है, पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और लास्ट होगा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्लियर हो, 3 तरह का नर्वस सिस्टम होता है। तो ध्यान रखिएगा जो पहला वाला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें आपको क्या क्या आते हैं, उसमें आता है बेटा ब्रेन आता है हमारा, और प्लस स्पाइनल कार्ड आती है, ठीक। ब्रेन आता है और स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को छोड़कर बाकी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स फैले रहते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ध्यान रखिएगा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, हमारे रिसेप्टर ऑर्गन से क्या करते हैं, वो स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं और वो ले जाके किसको पहुंचाते हैं, पहले क्या कहते हैं, स्पाइनल कार्ड को देते हैं, और स्पाइनल कार्ड देता है किसको, ब्रेन को। और ब्रेन इज द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ब्रेन होता है, क्योंकि ब्रेन की ये सारी सेल होती हैं यही, लेकिन आपको कई टाइप्स के आपको हमने सेल बताया ना बेटा, वो ब्रेन वाली सेल जो होती है एंडर टाइप्स की होती है, न्यूरॉन्स ही होती हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि उनको पास चेतना की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, और तब जाके हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं। अर्थात हमारे पास जो ब्रेन में जितनी भी सेल है उसी की वजह से हम क्या करते हैं, ये चीज़ों को अध्ययन कर सकते हैं। थोड़ा सा कोई डाउट हुआ, कोई भी फॉल्ट हुआ हमारे ब्रेन की सेल्स में, तो बेटा आपका ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो मैंने फील करके देखा हुआ, मुझे चोट लगी थी तो मेरा ब्रेन भी थोड़ा सा ब्लॉक हुआ था बेटा, हाई ब्रेन, मिड ब्रेन। तो ब्रेन का डिटेल में हम देखेंगे, अभी है आपके चैप्टर में पूरा डिटेल देखेंगे, बताएंगे आपको ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो हमको कहने का मतलब ये है कि जितने भी आपको स्टिमुलस होते हैं वो सारे ब्रेन के पास आते हैं, ब्रेन फिर ऑर्डर्स देता है जिस तरह से वो करते हैं। जैसे रनिंग करना हो, कब करना, कोऑर्डिनेशन बना के चलना है, तो सारा ब्रेन कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो अब देखो जैसे स्टिमुलस होता है तो ब्रेन हुआ स्पाइनल कार्ड, तो एक तो आवेग जो होगा स्टिमुलस वो क्या करेगा, सेंस को एक्सेप्ट करेगा और पहुंचाएगा कहां तक, ब्रेन तक। तो उसको ले जाने वाली एक अलग टाइप्स की क्या होती है, न्यूरॉन्स होती हैं। उस न्यूरॉन्स को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो आपको स्टिमुलस को ब्रेन तक पहुंचाती है। क्लियर है ना, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसरी न्यूरॉन्स, वहां तक पहुंचाती है।
दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि वहां से जब आदेश जो आता है उसको दोबारा आपको मसल्स तक पहुंचाना होता है, तभी तो आप वहां से करोगे। जैसे आपको सपोर्ट करो, आपने वो सर्दी वाले मौसम में आग जला के लोग सेकते रहते हैं अपनी ठंडक भगाने के लिए, तो आप देखो कहीं पे आपका नजर रहे और आपका हाथ बाई से वहां पे पहुंच जाए गर्म स्थान, और तुरंत आप हाथ हटा लो, अर्थात आपका नर्वस सिस्टम बड़ा एक्टिव रेट था इसलिए आपने हटा लिया। अगर वो काम नहीं करता तो आप वहां पे देख नहीं रहे थे, तब भी हटा लिया। आपकी जैसे ही उंगली टच हुई गर्म स्थान पे, आपने हटा लिया। वो ब्रेन ने क्या, वो जैसे टच हुआ वो एक्सेप्ट किए न्यूरॉन्स ने, उसको सेंस को भेजा कहाँ पे, ब्रेन के पास। ब्रेन ने आदेश दिया, उस आदेश को दूसरी वाले से ले जाके मसल्स को दी, तब वो कहा कि वहां से हाथ हटा लीजिए वरना आपका क्या होगा, हार्मफुल होगा, वो जल जाएगा। इसलिए आपने तुरंत हटा लिया, 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो कितने तेजी से काम कर रहा है वो। बेटा बिजली जो होती है ना, बिजली का तार देखिए खंभे वगैरह में, बहुत पावर हाउस जहाँ पे देखो एक जगह से टिप करते जलाते पूरे गांव में फैलता है, तो समझो हमारा ब्रेन पावर हाउस हुआ है, वो बिजली का सारा कंट्रोल कर रहा है, और वो एक मिनट में कई कितनी तेजी से आपको करता है, बिल्कुल बिजली की तार की तरह चलता है। जैसे वो आकाश में बिजली चमकती तो बेटा जैसे नहीं फैलते उद्दीपन होते हैं, उसी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम में बार बार होता रहता है, जिसकी वजह से सारे सेंस हम करते रहते हैं। क्लियर है ना। वो कुछ वोल्टेज आपको क्या होती है उसमें से विद्युत उत्पन्न होती है, हमारे कुछ वोल्टेज इस न्यूरॉन से, वो हर क्लास में देखेंगे। तो हमने देखा जो सेंस को ले जाती है ब्रेन तक वो सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन से जो आदेशों को ले आती है उसको कहते हैं क्या, मोटर न्यूरॉन। ध्यान बैठा के रखिएगा, ब्रेन से जो आदेशों को ले आती है उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और ये इंटरमीडिएट न्यूरॉन जो होती है ये स्पाइनल का और ब्रेन में करती है, ये दोनों का काम कर सकती है, जिसमें आपको जल्दी ये संवेदी तथा चालक तंत्रिका के बीच क्या होता है, संबंध स्थापित करती है। तो ये जो आपको संवेदी होता है, जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन जो होती है, इनके बीच में क्या होता है, संबंध स्थापित करने वाली जो सेल्स होती है वो कहलाती है आपको क्या, इंटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये आज का जो हमने लेक्चर देखा वो सब नर्वस सिस्टम पे हमने हद तक कवर किया हुआ है बेटा। वो सारी चीजों को हमने भी बता दिया यहाँ पे कि आपको नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके द्वारा नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़े, जिसमें नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के बाद में टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखा, टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम देखे, और हमने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देख लिया। क्लियर हो गया। तो आप एक बार फिर से एनसीईआरटी उठाइएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, और जो एनसीईआरटी नहीं रहेगा लेक्चर सुन लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। तो बेटा आज बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे कंटिन्यूअस करेंगे। आपको पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक्स। बेस्ट ऑफ लक।